Hi, this is Aryan Upadhyay and in today's video we are going to discuss about force. मेरे पिछले वीडियो में जो कि साउंड के ऊपर था, उस पर आपकी जो रिएक्शन थी, उस पर जो रिव्यूज़ थे, उसके जो आपकी रिप्लाई थी, वो देखकर बहुत दिल खुश हुआ, ठीक है। और जो आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी चीज़ें आपने बोली हैं कि सिलेबस इतने तारीख तक ख़त्म करवा दिया जाए और सब कुछ पढ़ा दो, कंप्यूटर बायो, ये सारी चीज़ें, ठीक है, सबकी बातें सुने जाएंगी। निश्चिंत होकर आप पढ़िए, ठीक है, निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। दिस इज ऑल दैट आई कैन से, रिलैक्स, सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। और किसी ने बोला था कि फोर्स जो है, फोर्स मैं इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि किसी ने वहाँ पे कहा था कि फोर्स जो चैप्टर है वो बहुत टफ है, फोर्स और वर्क, ठीक है। तो यार यही तो ये गलत बात कर दी आपने। मतलब पिछले वीडियो में, साउंड के वीडियो में मैंने गूगल को जुटलाया था, गूगल कह रहा है कि आईसीसी का सिलेबस हार्ड है, फिजिक्स टफ है, और आप खुद ही बोल रहे हो कि फोर्स टफ है। नहीं भाई, इस चैप्टर को देखिए, इस लेक्चर को देखिए और साथ में हम मिलकर हंसने वाले हैं, ठीक है। जो भी बोल रहा है आप भी हंसोगे कि यार मैं किस चीज़ को टफ बोल रहा था या फिर बोल रही थी। चलिए, फोर्स सबसे पहले क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था कि सर फोर्स होता क्या है, ठीक है। क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था और लॉज ऑफ मोशन पढ़ाए गए थे, अगर आपको याद हो तो उसमें आपको बताया गया था कि सर फोर्स जो है वो एक फोर्स, किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर मोशन की टेंडेंसी आती है, ठीक है। या तो वो मूव कर जाएगा अगर वो मूव करने योग्य होगा, अगर दीवार है तो मूव नहीं करेगा। और अगर कोई भी चीज़ एक सॉलिड बॉडी है और उस पर अगर हम एक इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, नॉन रिजिड बॉडी है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो हो सके तो उसका शेप, साइज बदल सके, ठीक है। तो फोर्स वो चीज़ होती है। और फोर्स का एक जो अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन जो हम सोचते हैं ना, लोग बोलते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई ये चीज़ नहीं होती। दिस इज ट्रू, बट ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आया भाई। ये आया कहां से, ये आपको बहुत जरूरी है पता करना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, और ये जानना भी चाहिए आपको। फोर्स एक्चुअल में सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। फोर्स इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब समझिए कि मोमेंटम क्या चीज होती है। मोमेंटम, जैसे मैं जब भी आपसे मोमेंटम बोलूं तो आप बोलोगे सर मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम है। भाई यही तो दिक्कत है, आप चीजों को समझते नहीं, आप बस फॉर्मूला आप बता रहे हो। तो मोमेंटम एक बॉडी के अंदर की, एक कोई भी बॉडी के अंदर की जो अगर मोशन होती है ना, किसी भी बॉडी में अगर मोशन है तो उसको बोलते हैं इसके अंदर मोमेंटम है भाई, ठीक है। आज बैट्समैन खतरनाक खेल रहा है भाई, बंदे का मोमेंटम तगड़ा है, समझ रहे हो। दिस इज समथिंग नोन एज मोमेंटम। भाई बंदे में मोमेंटम है, उसके अंदर अगर मोशन कंटेन्ड है तो उसको हम बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ऑलराइट, तो आप समझना कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। फोर्स इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज। फोर्स का डिफाइन ही इस तरीके से किया गया है, ठीक है। अब ये डी क्या होता है, ये डी क्या होता है, ये चेंज होता है। आप अगर ऐसे ना करो, ये 11th में आप बढ़िया से सीखते हो, आप ऐसे कर दो, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी, हाँ या ना, चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी। अब आप, ठीक है, आप 11th में जाओगे तो आप डिफरेंशिएशन सीखते हो, और डिफरेंशिएशन जब आप सीखते हो तो किसी चीज़ की a इंटू बी, अगर इसको मुझे डिफरेंशिएट करना होता है, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना होता है, तो पहले मैं a को डिफरेंशिएट करता हूं और b को छोड़ देता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, a को छोड़ देता हूं और b को डिफरेंशिएट करता हूं। दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन वर्क्स, जो कि आप 11th में सीखोगे, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पास्ट 2000 से 2024 साल के प्रीवियस ईयर को मैंने एनालाइज किया और तब जाके मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक वीडियो, एक लेक्चर जो आप देख रहे हो 30 से 40 मिनट का, ये बस इतना फ्रेमवर्क का नहीं होता भाई, इससे पहले 5-6 घंटे का काम चल रहा होता है, फिर जाके एक वीडियो बनती है, ठीक है। आप समझो, मैं इसको समझा रहा हूँ, कुछ कारण होगा यहाँ पे। मैं जो भी लिखूंगा इट्स नॉट यूजलेस, इट्स ऑल वर्थ इट, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा कुछ आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं भाई, आप ध्यान रखना इस बात को। अब मैं अगर इस नियम को फॉलो करूं तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि सर चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मैं डी लिख देता हूं, ठीक है, डी लिखता हूं क्योंकि ये ज्यादा यूज्ड टू हो गया। ये आप 11th में डी ही लिखोगे, आप डेल्टा नहीं लिखते। डेल्टा बच्चों वाली चीजें होती है, ये बिग चेंज को माना जाता है डेल्टा, ठीक है। और इनटू में आपको वी को छोड़ना है कांस्टेंट, और प्लस में आप मास को कांस्टेंट छोड़ दो और डीवी बाई डी कर दो। ऑल राइट, हाँ या ना यार, बोल दो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, फोर्स, अब एक बात बताओ ढंग से, डीएम का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट मैसेज नहीं यार, ये आपके जमाने की बात नहीं हो रही, ठीक है। आप अल्फा हो ना, जेन अल्फा हो आप सभी लोग, ठीक है। तो ये डीएम का मतलब ये नहीं होता भाई। हाँ, मिलेनियल्स के लिए डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन फिजिक्स वालों की, ठीक है, जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनके लिए डीएम का मतलब हुआ चेंज इन मास। क्या मास बदल सकता है भाई? आप समझो, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो क्या उसका मास बदल जाएगा क्या?
ठीक है, क्या उसका मास बदल जाएगा? जनरल केसेस में मास नहीं बदलता, ठीक है, जनरल केसेस में मास नहीं बदलता। बट आप 11th में जाओगे आपको पता चलेगा कि यस, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही है, बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही है, लाइट की स्पीड से चलने लगी है, उसका मास भी वेरिएबल हो जाता है। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। ऑलराइट, तो मास जब कांस्टेंट रहता है, अगर मास कांस्टेंट रहा, मान लो m1 से m2 हम बात कर रहे हैं और मुझे चेंज इन मास निकालना है, और अगर पता चले कि m1 और m2 बराबर हैं, तो चेंज इन मास तो जीरो हो गया ना भाई, तो dm जीरो हो गया ना भाई, बोलो हाँ या ना? यस, तो चेंज इन मास मेरा जीरो हो गया, तो ये अगर चीज जीरो हो गई तो ये पूरी चीज जीरो हो गई, राइट? यहां पे मास कांस्टेंट है तो मैंने मास लिख दिया। अब ये dv बाई dt क्या होता है सर? dv बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऑलराइट, अब सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? इतना तो पता होगा। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये तो पता होगा ना क्या होता है सर? ये 9th में पढ़ा था, याद दिलाता हूं। अगर वेलोसिटी बदल जाए, कोई चीज 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और वो 20 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाए, यानी मैंने उसको एक्सेलरेट किया है, यानी वो एक्सेलरेशन होता है। अगर आप वेलोसिटी बदल रहे हो समय के साथ, तो वो एक्सेलरेशन माना जाता है। तो dv बाई dt इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। तो यहां से ये चीज जो है वो एक्सेलरेशन हो जाती है, और यहां से फोर्स का डेफिनेशन बनता है कि सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये चीज मैंने बताई क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन आया था। मैं डायरेक्टली उस क्वेश्चन के ऊपर जाता हूं, थोड़ा सा समय लगेगा। मैं डायरेक्टली आपको प्रीवियस ईयर ही दिखाता हूं कि वो क्वेश्चन था कौन सा, ठीक है? इट विल जस्ट टेक अ मोमेंट, लेट मी सी, ठीक है? अब आप कई लोग पूछे हुए इधर ये कौन सी किताब इस्तेमाल कर रहे हो आप, ठीक है? हाँ, 2010 का सवाल था। बोल रहा है कि स्टेट द कंडीशन व्हेन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। मैं आपको ये बता रहा हूं, थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियो के बाद इस तरीके को बदला है, अब यही तरीका चलने वाला है, ठीक है? और ये टेस्टेड एंड ट्रायल मेथड है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा सारी की सारी, ठीक है? और उसी के साथ साथ या फिर उसके बाद अलग से एक ही वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है? पूरे प्रीवियस ईयर मतलब जो सारे प्रीवियस ईयर में आपको यहां से बता के जाऊंगा, सब कवर हो जाएगा। आपको बस काम यही करना है इस लेक्चर को देखने के बाद, एक बार गो थ्रू हो जाना है सारे प्रीवियस ईयर को, खुद प्रैक्टिस कर लो। तो 2010 का सवाल है, स्टेट द कंडीशन व्हेन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन चेंज इन वेलोसिटी। कि सर एक ऐसा कंडीशन बताओ जब चेंज इन मोमेंटम बोला, व्हेन चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? अब बताओ, पहले तो ये बताओ, स्टेट द कंडीशन इन विच चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ओनली डिपेंड्स इन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? चेंज इन मोमेंटम मतलब हुआ, मैंने आपको क्या बताया कि सर चेंज इन मोमेंटम मतलब तो फोर्स होता है। तो पहला 2010 का एक अच्छा सवाल था, उसीलिए मैं लाया हूं। फोर्स होता है, और आप ऐसे एक सवाल कर लेते हो, आने वाले 10 सवाल आप कर लोगे, ठीक है? तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम मतलब। तो ऐसी कंडीशन बताओ जहां पर फोर्स जो है, आपको आंसर में ऐसे ही लिखना है। आपको अगर भाई बढ़िया नंबर चाहिए तो कुछ विस्तार में आपको लिखना है कि यस सर चेंज इन मोमेंटम, ठीक है? In the above statement we can state that, from the above statement we can state that the change in momentum is actually force। उसके बाद आपको लिखना है कि force is equals to dp by dt या फिर rate of change of momentum, ठीक है? All right, तो change in momentum depends only on change in velocity, ठीक है? Change in momentum only depends on change in velocity। तो वो कंडीशन कौन सा है भाई? वो कंडीशन कौन सा है? कंडीशन कौन सा है आप बताओ? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यही कंडीशन है ना? क्या इस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, या आप क्या यहां पर वेलोसिटी बदल रही है? क्या यहां पर वेलोसिटी बदल रही है? नहीं बदल रही ना। तो वो कौन सा कंडीशन है? आप तब लिखोगे कि सर वो तब कंडीशन है जब मास आपका कांस्टेंट होता है, जब आपका मास कांस्टेंट होता है, दैट इज द कंडीशन, ठीक है? तो एक प्रीवियस ईयर भी कर लिया हमने, और इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, और यहां से हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है? दिस इज व्हाट फोर्स इज अबाउट। अब दूसरा जो प्रीवियस ईयर आपका आया था वो ये था कि सर किलोग्राम फोर्स को डिफाइन करो, डिफाइन 1 किलोग्राम फोर्स, ये क्या होता है, ठीक है? इसी पे 2 सवाल थे। एक सवाल था कि सर 1 किलोग्राम फोर्स को डिफाइन करो, और दूसरा था कि इसका न्यूटन के साथ इसका रिलेशन बताओ। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये एक्चुअली 9.8 न्यूटन के बराबर है। अब मैं आपको पकड़वाता हूं, आप बोलोगे कि सर फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, हाँ या ना? इतना पता होगा आपको, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। मैं फोर्स और फोर्स को ही तो इक्वेट कर सकता हूं भाई। क्या आप 1 kg इक्वल्स टू 1000 मीटर कह सकते हो क्या भाई? क्या आप ये कभी कह सकते हो? कभी नहीं, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। ऑल राइट, क्या मैं मास को लेंथ से
इक्वेट कर सकता हूं? नहीं। मतलब अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। ये भी फोर्स ही होगा और ये भी फोर्स ही होगा। मतलब 1 किलोग्राम फोर्स इज अ फोर्स। ठीक है, तो 1 किलोग्राम फोर्स होता क्या है? 1 किलोग्राम फोर्स बस यही हुआ कि अगर कोई भी 1 किलो की चीज है, 1 किलोग्राम की कोई चीज है, उस पे जो फोर्स लगा दैट इज 1 किलोग्राम फोर्स। क्लियर है क्या? उस पे फोर्स हो सके तो अर्थ ने लगाया, उस पे फोर्स हो सके तो किसी और ने लगाया। सिंपल है। 1 किलोग्राम फोर्स को मैंने डिफाइन कर लिया। टू बी पर्टिकुलर, मैं इस क्वेश्चन को भी आपको ढूंढ के लाता हूं, इस क्वेश्चन को मैं ढूंढ के लाता हूं, रुक जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन अब, अरे यार इतने सारे क्वेश्चन है यार, 50-60 उसमें से। ठीक है ना, मुझे याद है यार, ये मिल गया। 2012 का सवाल है, 2012 का सवाल है ये, 2012 का सवाल। मैंने बस ये, अब मैं आपको प्रूफ नहीं कर रहा कि मैं कहां से, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ो। बस 2 सवाल मैंने बताए आपको ईयर वाइज कि देखो यहां से सवाल थे। ठीक है, आप चेक करना चाहूँ तो आप चेक कर लो कि मैं प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ये प्रूफ करने के लिए था आपको, अब मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसका मन आप आइए, क्योंकि जो मुझे भरोसा करते हैं मुझे भरोसा करते हैं भाई। ठीक है, और आप किसी पे नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ भी कर लो, मैं कितना भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कभी भी आपको ट्रस्ट डेवलप होगा नहीं। ठीक है, और ये जीवन की सत्य है, याद रखना। अब ध्यान देना, अब मैं बात करता हूं कि सर 2 प्रकार के हमारे मोशंस होते हैं। एक होता है लीनियर मोशन और एक होता है हमारा रोटेटरी मोशन। ठीक है, देखो यार, अब इतना ही बढ़िया इंग्लिश मुझे याद है, रोटेटरी। अरे मजाक समझे हो क्या? हाँ देखो भाई, रोटेटरी मोशन और लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन क्या होता है आपको पता है कि चीजें सीधी चलती हैं, और रोटेटरी मोशन में चीजें घूम रही होती हैं, ये आपको पता है। लेकिन मैंने बताया क्यों? क्योंकि अब हम रोटेटरी मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम रोटेटरी मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो चीज हमारी आती है वो होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। वो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। बहुत ढंग से सुनना, इस पे बहुत सारे सवाल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है सर टर्निंग इफेक्ट है। मूवमेंट ऑफ फोर्स के चलते टर्निंग इफेक्ट आती है किसी बॉडी में। अगर कोई भी चीज घूम रही होती है, अगर गेट को मैंने खोला तो गेट के जो हिंजेस हैं ऐसे घूमेगा, ये मूवमेंट ऑफ फोर्स के चलते होता है। और मूवमेंट ऑफ फोर्स के चलते टर्निंग इफेक्ट किसी बॉडी में आती है। ऑलराइट, मैं स्क्रू है, कोई मेरे पास स्क्रू है, देखो मेरे पास होगा यहां पे, रुक जाओ, ये मेरे पास अगर ये एक स्क्रू है, अब इसको मैंने डाला, ठीक है, नट के अंदर, और मैं इसको स्क्रू की मदद से, वो जो क्या होते हैं, पेचकस बोलते हैं ना, पेचकस की मदद से अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं। भाई ये भी सवाल ने पूछ दिया था कि कौन से डायरेक्शन में आप इसको घुमाना चाहिए कि आप लूज कर दो, और कौन से डायरेक्शन में आप घुमाओ कि इसको फिट कर दो। तो ये तो डेली लाइफ में कर रहे हो ना यार, ये सवाल था। तो आप बताओ, आप खुद बताओ कि इसको मैं कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में घुमाऊं या एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊं, अगर मुझे इसको टाइट करना है। क्लॉकवाइज में ना, आप खुद दिमाग लगाओ ना, सर कैसे घुमाते हैं, कोई चीज कैसे खोलते हैं, सर क्लॉकवाइज में हरदम, या आपके बार सबकॉन्शियस में फिट है, और अगर ढीला करना है तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दो। ठीक है, तो ये टर्निंग इफेक्ट जो आया, ये किसके चलते आया? मूवमेंट ऑफ फोर्स के चलते आया। किसी बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट किस लिए आया? मूवमेंट ऑफ फोर्स के चलते आया। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। ऑलराइट, ठीक है सर। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स के चलते पहले हमें ये चीज समझ में आए कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर कोई टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, कोई भी बॉडी अगर किसी भी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रही है, कोई भी बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रही है, अगर फिक्स्ड एक्सिस नहीं है तो कोई बॉडी घूम ही नहीं पाई भाई। ठीक है, अगर एक फिक्स्ड एक्सिस नहीं है, अगर हिंजेस ही नहीं होंगे गेट में, वो फिक्स्ड एक्सिस है तो वो घूमेगा ही नहीं ना, वो तो लीनियर मोशन हो जाएगा। समझ रहे हो? यस, एक फिक्स्ड एक्सिस, कोई भी चीज आपको घुमानी होती है तो फिक्स करना होता है, तब तो ऐसे लेके घुमाओगे। ऑलराइट, तो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर किसी फोर्स के चलते कोई चीज घूम जाए तो दैट फोर्स इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स को इसके फॉर्मूले वाइज इसको डिफाइन किया हुआ है कि सर मूवमेंट ऑफ फोर्स 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक ये चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और दूसरी जो चीज है वो होती है कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत आराम से समझाऊंगा आपको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर पूरा लिखना, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ, बहुत एक चीज जो मैं लिख रहा हूं उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, आपको नहीं रखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि सबको दिक्कत यहीं पे आती है कि ये क्या वर्ड, ये परपेंडिकुलर क्यों लिखा, ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है। भाई मुझे पता है आपकी दुखती नस क्या है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सियल पॉइंट, या फिर फ्रॉम द एक्सिस, पॉइंट ऑफ एक्सिस लिख दो ज्यादा बेटर है।
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस। अब समझो कोई भी मेरे पास एक बॉडी, ठीक है, इसका ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके थ्रू मैं घुमाऊंगा, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्सिस, दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ एक्सिस, जो कि O है, पॉइंट ऑफ एक्सिस। ऑलराइट, अब मैंने यहां पर फोर्स लगाया, अब मैंने यहां पर क्या किया, फोर्स लगाया, तो ये जो चीज है ये होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मैंने फोर्स लगाया तो ये फोर्स इस लाइन में जा रही है, ऑलराइट, इस लाइन। अब यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये आप ऐसे नहीं कर सकते, नो, आपको परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा भाई, ऐसे, तब जाके यहां पे 90 डिग्री बनेगी, समझ रहे हो? तो ये जो परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके बारे में बात कर रहे होते। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस चीज पे भी डिपेंड करती है, क्या चीज सर, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्योंकि अगर मैं फोर्स यहां पे लगा दूं, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो ये है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो हो गया ना भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सियल पॉइंट से तो जीरो हो गया, यहां पे कहां से डिस्टेंस निकालोगे, तो कोई भी मूवमेंट ऑफ फोर्स नहीं हो पाएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा। और अगर मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो गया, ध्यान समझना, अगर यहां पर मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो गया तो मूवमेंट ऑफ फोर्स के चलते टर्निंग इफेक्ट आता है, टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा तो ये चीज घूमेगी ही नहीं। उसीलिए जब आप अपने गेट पर जो आपको हैंडल दे रखा होता है, आप वहां पे उसको धक्का ना लगाकर जो हिंजेस है उस पे जाके धक्का लगाओगे, कभी भी गेट खुलेगा ही नहीं भाई, कभी भी गेट हिलेगा ही नहीं वहां से। और जैसे जैसे आप जो डिस्टेंस है, आप ये आपका गेट है, ढंग से समझना, ये आपका गेट है और ये आपका हैंडल है, ठीक है, और यहां पर आपके हिंजेस लगे हुए, आप यहां पर जब आप फोर्स लगाते हो तो गेट आराम से खुल जाता है, बंद हो जाता है, नो इश्यू। आप यहां पे फोर्स लगाओगे, गेट खुलेगा ही नहीं, बंद ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टर्निंग इफेक्ट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया। ऑलराइट, आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना ही बढ़ा दो, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा। जैसे जैसे मैं इसकी डिस्टेंस जो है यहां से कम करते रह जाऊं, मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होता जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ता जाएगा। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं, ये पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की गई। अब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जब ये चीज देखी कि भाई मैं जैसे जैसे ये मेरा एक्सियल पॉइंट है, ये मेरे हिंजेस है, ये जो एक्सियल पॉइंट है यहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मेरा इधर है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जैसे जैसे मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर रहा हूं, मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मुझे गेट पे टर्निंग इफेक्ट लाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज्यादा हो रहा है जब मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो रहा है। क्यों? मतलब कोई ना कोई रिलेशन है, इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है इससे। तब मैंने जाकर एक फॉर्मूला बनाया कि सर मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है, कि सर जो टॉर्क है वो एक्चुअली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस, इन दोनों पे ऐसे डिपेंड करता है। अगर मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस, अगर मेरा ये ज्यादा है तो मुझे कम फोर्स लगा के मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगा, मेरा टर्निंग इफेक्ट बढ़िया आ जाएगा, मेरी चीजें घूम जाएंगी। और इसीलिए जो कैंची होता है, जो कपड़े काटने के लिए जो कैंची होते हैं ना, लोहे के बड़े बड़े हमारी बुआ जी लोग इस्तेमाल करती थी, तो उसके जो ब्लेड्स होते हैं ऐसे लंबे से होते हैं भाई, उसके ब्लेड्स ऐसे लंबे से होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, उसके ब्लेड्स ऐसे लंबे से होते हैं, लेकिन हैंडल बड़ा छोटा सा होता है, यहां पे होता है हैंडल छोटा सा होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका पॉइंट ऑफ एक्सिस है, ठीक है, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया तो आपका जो फोर्स है वो कम लगेगा, लेकिन टर्निंग इफेक्ट सही आ जाएगा, चीजें घूम जाएंगी आसानी से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मोमेंट ऑफ फोर्स में अब हाँ इसमें आ जाओगा। अब समझना कि कुछ रिलेशंस होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना होता है कि सर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन होता है, डायन, ठीक है। अब इसको लोग याद करते हैं, मैंने जीवन में ये चीज कभी याद नहीं करी। हाँ, मैंने ये चीज याद कर ली कि सर फोर्स का SI यूनिट न्यूटन हुआ, फोर्स का CGS यूनिट डायन हुआ,
ठीक है। और ये चीज आपसे पूछेगा, लिख लेते हैं भाई, ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट पूछेगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, ग्राम, इसके लोड क्यों लेते हो भाई, ये भी नहीं पता होगा तो भाई मतलब ये तो मतलब लोड नहीं लेना ना। बड़ी वाली यूनिट्स अक्सर आप मान के चलो कि हाँ ऐसा यूनिट है, छोटी वाली यूनिट्स अक्सर मान के चलो कि सर सीजीएस यूनिट है, अक्सर क्या हरदम यही होगा। बस ये चीजें थोड़ी थोड़ी ये डाइन याद रख लो, ठीक है, ये याद रखना होगा। अब ये चीज तो मैंने कभी याद ही नहीं करी भाई, इसको तो कभी याद करना ही नहीं है, कभी नहीं, ठीक है। अभी मैं अगले चैप्टर में जो वर्क आएगा, जो अपलोड होगा आज ही आज, उसमें आप पढ़ोगे कि सर 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। मैंने ये चीज तो कभी याद ही नहीं करी भाई, कभी नहीं। आपको ये जूल याद रहना चाहिए कि सर ये वर्क का ऐसा यूनिट है, अर्ग याद रहना चाहिए यहां सर वर्क का ये सीजीएस यूनिट है, बट ये याद नहीं करना। क्यों सर? क्योंकि ये आप खुद ड्राइव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ड्राइव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर? सर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मैं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास को 1 kg इंटू एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकता हूं। मैंने बोला ऑल राइट कर सकते हो। 1 किलोग्राम, मैं इसको ऐसा यूनिट में ही रखना चाहता हूं, इसको सीजीएस में करना है तो किलोग्राम को सीजीएस में करना होगा। किलोग्राम का सीजीएस यूनिट क्या होता है? 1000 ग्राम। 1 मीटर भाई, 1 मीटर, मीटर का सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। सेकंड इज सेकंड, सेकंड को छोड़ दो, सेकंड का स्क्वायर। लो भैया 3 और यहां पे 2, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये ऐसा यूनिट हो गया, और अगर मैं इसको फोर्स के टर्म्स में लिख रहा हूं तो इसको मैं डायन बोल दूंगा, एक नई टर्म में एक नई यूनिट बना दूंगा। और यही जो केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको मैं एक नई यूनिट बना दूंगा, न्यूटन। ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, सत्य ये भी है, सत्य ये भी है, सत्य ये भी है, सत्य ये भी है, लेकिन फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करोगे तो ये परम सत्य है, ये परम सत्य है, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपसे पूछती है तो मैंने आपको बता दिया, ऑलराइट। अब कौन सी चीज हम पढ़ने वाले हैं? अब देख लेता हूं अगला टॉपिक आपका। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो आपका होने वाला है कपल। ऑलराइट, अब आपका अगला टॉपिक आने वाला है कपल, ठीक है, ठीक है। तो इस जनरेशन के हो ना आप, तो आप इस चीज में ये कभी आप सीख ही नहीं पाते, और यहीं से आपको गलती कराता है। प्रीवियस ईयर में 3-4 मैंने सवाल देखे कपल के ऊपर आए थे, और इसमें बच्चों ने हर बार गलती की, हर बार, क्योंकि कपल आते ही ना वो दिमाग चला जाता है, कपल है, इसमें क्या है, कपल मतलब क्या है, हाँ मजा आएगा भाई। दिक्कत है आपकी जनरेशन की, ठीक है, मैं भी आपकी जनरेशन से आता हूं भाई। तो अब देखना कपल, कपल मतलब ये हुआ कपलिंग फोर्स होता है ये भैया, ठीक है। कोचेस नेवर प्ले, ऑलराइट, कोचेस नेवर प्ले। कपल जो होता है ये एक्चुअली ये है कि आपको नल खोलना है, तो आप जनरली नल खोलते हो तो आप ऐसे, ठीक है, आप 2 फोर्सेस इस्तेमाल कर रहे होते हो। जब भी जनरली आप नल खोलते हो तो आप 2 फोर्सेस इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक है। ये अगर मेरा भाई कैसा मैंने नल बना दिया, तो आप देखो एक फोर्स आप ऐसे ऊपर में लगाते हो, एक फोर्स ऐसे नीचे में लगाते हो, समझ रहे हो? जैसे गाड़ी की आपको स्टीयरिंग घुमानी होती है, तो जनरली आप क्या करते हो? सिर्फ 2 फोर्सेस लगाते हो, एक हाथ से ऊपर घुमाया, एक हाथ से नीचे से ऐसे घुमाया। आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो, कोशिश घुमा रहे हो, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के 2, अरे एक सेकंड दे भाई एक सेकंड, वीडियो सही चल रहा है ना? यस, ऑलराइट। हाँ, थोड़ा सा मेरा ये जो रस्सी है ना, ठीक है, वायरलेस वाले में दिक्कत होती है। वायरलेस मैंने खरीदा था, वो मतलब अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता, समझ नहीं आता, इसलिए ये वायर वाला है, उसमें मैं खुद ही फंस गया रस्सी में, और अभी पूरा गिर जाता कैमरा भी और ख़त्म हो जाता खेल। हाँ, अब समझना ध्यान से। कपल मतलब अगर मैं 2 फोर्स लगा रहा हूँ अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ को घुमाने के लिए, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स कर रही है घुमाने के लिए, किसी चीज़ के अंदर टर्निंग इफेक्ट डालने के लिए, तो वो जो फोर्स लगाता है, वो जो पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं उसको हम कपल बोलते हैं। बस इतना ही है। लेकिन सवाल एक तो डेफिनेशन पे बन जाएगा, दूसरा सवाल बनता है मूवमेंट ऑफ कपल पे। 2 सवाल आए हैं, ठीक है। एक मैं आपको सवाल दिखाता हूं, एक सवाल आया 2014 में, ठीक है, और उसके बाद भी एक और सवाल आया, वो मैं नहीं करूंगा, आपको ये करूंगा, मूवमेंट ऑफ कपल। समझना सवाल को क्या कहता है। सवाल कह रहा है कि सर 2 फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। आप समझना कुछ ऐसा बना रखा है, ठीक है, और 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और एक फोर्स नीचे लग रहा है 5 न्यूटन का, और इसको 50 सेंटीमीटर पे ऐसे डाल रखा है, ठीक है, which is placed at midpoint. Determine the magnitude of resultant movement of these forces about the midpoint. Yeah, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। अब समझना, रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब कपल हुआ, और या तो रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल देगा, और या तो दूसरे टर्म्स में आपको डायरेक्टली मूवमेंट ऑफ कपल बोलेगा। दूसरे सवाल में मूवमेंट ऑफ कपल बोल दिया था। बच्चे गलती क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ कपल सुनते ही या फिर रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स सुनते ही 5 न्यूटन करते हैं
और मल्टीप्लाई कर देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस। यहां पे कर दिया गलती, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, ये इसको मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। दूसरी गलती तो ये भी है कि सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट ही नहीं किया, तो वो भी करना होगा। और यहां से आपकी गलती हो जाती है और टीचर आराम से काट देता है, ठीक है। यस, मूवमेंट ऑफ कपल इज नॉट मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस करते हैं। बट मूवमेंट ऑफ कपल में जो सबसे बड़ी बात है, जिसपे क्वेश्चन पूछा था, ये वो है कि सर ये इंडिपेंडेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सिस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सिस। आप कहीं भी रखो भाई, मोमेंट ऑफ में वो डेफिनेशन आता ही नहीं है। बस आपको फोर्स मल्टीप्लाइड बाई जो डिस्टेंस है उन दोनों फोर्सेस में, उन दोनों फोर्सेस के बीच कितना डिस्टेंस है। सर ये 50, सर ये 50, 100 सेंटीमीटर का दूरी है। दिस इज द मोमेंट ऑफ कपल। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है। दूसरा सवाल मैं कराता हूं, ठीक है। क्लियर नहीं हुई तो मैं दूसरा सवाल कराता हूं आपको। दूसरा सवाल कराता हूं, 1 सेकंड रुक जाना, 1 सेकंड रुक जाना बस। यार मिलेगा नहीं क्या? A couple is formed by, देखो आ गया सवाल। A couple is formed by 2 equal and opposite forces of 40 न्यूटन ईच। बता दिया उसने कि सर 40 न्यूटन के फोर्स लग रहे थे, इसके चलते कपल बना। कपल मतलब सर दो पेयर ऑफ फोर्सेस जब अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लग जाते हैं, उसके चलते कोई चीज घूम रही होती है, तो वो कपल होता है सर। द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज 5 मीटर। आपको इजिली दे दिया है, तो मूवमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इतना आसान सवाल था, इसलिए मैं नहीं करा रहा था। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि इफ द पॉइंट अबाउट विच द रोटेशन टेक्स प्लेस, यानी पॉइंट ऑफ एक्सिस, ठीक है, पॉइंट अबाउट विच द रोटेशन टेक्स प्लेस यानी पॉइंट ऑफ एक्सिस, अगर मैंने उस पॉइंट ऑफ एक्सिस को शिफ्ट किया तो क्या मूवमेंट ऑफ कपल जो मेरा 200 न्यूटन मीटर आया है, जो मेरा मूवमेंट ऑफ कपल आया है, क्या उसमें कोई चेंज आएगा? आपका जवाब होगा नो। क्यों? बस, ठीक है। ऑल राइट, ये मैंने एक्सप्लेन किया, ऑल राइट। और इसी से इसके नीचे एक दूसरा सवाल लिखा था, उससे मुझे याद ध्यान आ गया कि सर मूवमेंट ऑफ फोर्स हुआ या फिर मूवमेंट ऑफ कपल हुआ, इनकी एक ऐसा यूनिट होती है, दैट इज न्यूटन मीटर, ठीक है। ये सवाल आपको पूछा था 1 नंबर में, तो ये आप आराम से बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये भी चीज क्लियर होगी। आप सवाल की चिंता मत करो, सवाल में कराऊंगा, फिर आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। इसके बाद जो चीज आती है हमारे पास, वो होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ऑल राइट, ढंग से समझना इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम लोग समझते हैं कि अगर कोई चीज ऐसे रेस्ट पे है, जैसे मान लो ये है, कोई चीज अगर ऐसे रेस्ट पे है, हाँ सर ये इक्विलिब्रियम में है। नहीं भाई, ये तो है ही। कोई चीज अगर मोशन में है ना, तो भी इक्विलिब्रियम में होती है, हो सकती है। हाँ, पहले रेस्ट समझते हैं, फिर मोशन समझते हैं, और फिर मैं इक्विलिब्रियम समझाता हूं। अगर ये चीज मेरे हाथों पे ऐसे रखी हुई है, तो क्या इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? क्या आप बता सकते हो कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर लग रहे होंगे? सर अगर ये चीज यहां पे रखी हुई है, तो एक धरती जो है इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसके मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशन के फोर्स से, mg। दिस इज द फोर्स बाय विच अर्थ इसको खींच रहा है। लेकिन अगर खींच रहा है तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा भाई? ये खींच रहा है तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसके और मेरे हाथ में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके और मेरे हाथ में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या है सर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है, एक फोर्स आ जाता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये फोर्स एक दूसरे को जब बैलेंस आउट कर लेते हैं, तब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो नेट फोर्स जो है, नेट टोटल सम अलजेब्रिक नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। और नेट फोर्स 0 हो गया तो स्टेट ऑफ बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाता है। और नेट फोर्स 0 हो गया, स्टेट ऑफ बॉडी रेस्ट हो गया। दूसरी चीज सम ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, अलजेब्रिक समझ सकते हो, ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अगर 0 हो जाए,
ठीक है सर, ये क्या लिख दिया भाई, ये क्यों गंदा सा लिख दिया, मतलब सब कुछ तो अब तक समझ में आ रहा था, ये क्यों लिखा भाई? सम ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या हुआ सर? मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब हुआ कि हर वो फोर्स जो कि इसको घुमा सके, हर वो फोर्स जो कि इसके अंदर कोई भी टर्निंग इफेक्ट ला सके, अगर वो जीरो हो जाए, मतलब अगर कोई एक ऐसी बॉडी है, कोई एक ऐसी बॉडी है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट है, अगर मैं उसको यहां से भी घुमा रहा हूं, अगर मैं उसको यहां से भी घुमा रहा हूं, और अगर मैं ये इधर घूमना चाहेगा तो मैं एक इधर से भी फोर्स लगा दूं, तो एक इधर से भी फोर्स लगा दूं, और सेम फोर्स लगाऊं, ताकि ये अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहे तो ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमा के इसके मूवमेंट ऑफ फोर्स को तोड़ दे, इसके मूवमेंट ऑफ फोर्स को खत्म कर दे, इसके मूवमेंट ऑफ फोर्स को जीरो कर दे, इसके टर्निंग इफेक्ट को जीरो कर दे, तो भी ये इक्विलिब्रियम में माना जाएगा, तो भी ये इक्विलिब्रियम में जाएगा। क्योंकि यहां पर अगर आप बात करोगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ भाई। क्या नेट फोर्स जीरो हुआ है? नहीं सर, फोर्स तो दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, तो F और F अगर 10 न्यूटन हो तब तो ये 20 न्यूटन हो जाएगा, तब तो आप बोलोगे कि सर ये तो इक्विलिब्रियम में हुआ ही नहीं। नहीं भाई, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसकी टर्निंग इफेक्ट जीरो हो गई, ये घूम तो नहीं रहा, ये घूम तो नहीं रहा। तो ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं मेरे लीनियर मोशन के लिए डिफाइंड है, कहीं ना कहीं मेरे लीनियर मोशन के लिए डिफाइंड है, और ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं मेरे रोटेटरी मोशन के लिए डिफाइंड है। ठीक है, मतलब लीनियर मोशन की जब मैं बात करूं तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तब जाके बॉडी रेस्ट में होगी, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उसको कोई रोकने वाला फोर्स था, वो जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से चले, यूनिफॉर्म मोशन हो, कोई इसे रोके ना, तो भी इक्विलिब्रियम में माना जाएगा जब उसका नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी घूम रही, लेकिन अगर उसके ऊपर जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है, मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर जीरो हो जाए, सम ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, कोई इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट ना डाल पाए, तो भी मैं उसे इक्विलिब्रियम में मानूंगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यानी सर अब कोई अगर मुझे डिफाइन करना चाहेगा कि सर इक्विलिब्रियम मुझे बता दो, तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है बॉडी की जिसपे उसपे जो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स ना, उसपे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। यानी अगर उसका स्टेट ऑफ रेस्ट है तो वो रेस्ट में रहे, और अगर उसका स्टेट ऑफ मोशन में तो वो मोशन में रहे, उसका स्टेट ऑफ मोशन ना बदले। ठीक है, वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहे, मोशन में तो मोशन में रहे। ठीक है, या वो लीनियर मोशन हो या वो रोटेटरी मोशन हो। ठीक है, उसका स्टेट ना बदले, तो हम कहते हैं सर इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हुई बात? क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? इसी को हम स्टैटिक मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे, इसी को हम स्टैटिक मोशन भी बोलते हैं। और अगर कोई फुटबॉल को हमने मार दिया, किसी एक ऐसी सरफेस पे मार दिया जहां पर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो वो उसी स्पीड से चलता जाएगा, उस पर कोई नेट फोर्स, वो उसी स्पीड से जा रहा है ना। ठीक है, वो स्पीड से जा रहा है, उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है ताकि वो कोई उसे रोक पाए, नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि सर वो इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन वो चल रहा है, इसीलिए हम उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। ठीक है, उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। एक और एग्जांपल आपको पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मैंने ऐसे किसी स्ट्रिंग से कोई चीज़ ऐसे करके बांध दी, ठीक है सर ये तो नहीं गिर रहा है, तो इसको आप बताओ कि इसको क्या इसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर में भी आया था। तो आप समझो कि सर यहाँ पे नीचे में अगर इसका मास m होगा तो mg से इसको धरती खींच रही है, और ये अगर एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन एक डेवलप हो जाएगा, T जो कि mg के बराबर हो जाएगा, तभी इसके ऊपर का नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है सर, इक्विलिब्रियम वाली चीज क्लियर होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो भाई, सेंटर ऑफ मास करके एक चीज होती है। ठीक है, ये आप मतलब डरा नहीं रहा, मजे में कोई किसी को इंटरेस्टिंग ये चीज लग रही है तो आप समझना कि 11th में सेंटर ऑफ मास करके पूरा एक चैप्टर चलता है भाई, पूरा एक चैप्टर चलता है। ठीक है, 10 लेक्चर का 2-2 घंटे का। ठीक है, उसमें अलग मजा है। चलो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझो। ठीक है, काफ़ी लोग इसको नहीं समझ में आते हैं और इसको मैं आज आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक चीज़ आप कुछ गोल टाइप की चीज़ मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। एक सेकंड रुकना, कुछ तो मिल जाएगा यार। ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, आप ऐसे समझो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना होगा आपको। ठीक है, आप समझना कि अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो, अगर मैं इसको इस पॉइंट पे बैलेंस करना चाहूँ तो बैलेंस नहीं होगा। अगर मैंने इसको यहाँ पर रखा तो ये इस डायरेक्शन में गिर रहा है। ठीक है, मैंने इसको ध्यान से समझना। अगर मैंने इसको यहाँ पर बैलेंस करना चाहा तो ये इस डायरेक्शन में गिर रहा है। क्यों?
बहुत ढंग से समझना, इससे बहुत चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। और ये बच्चों को समझ नहीं आता भाई, और मुझे पता है आपकी दुखतीनेस क्या है, क्योंकि मेरे टाइम में मुझे भी यहाँ पे दिक्कत हुई थी ना, इसीलिए। ठीक है, कोई ऐसा क्लियर समझाने वाला नहीं था, मेरा उस समय नहीं क्लियर हुआ था भाई, मैं सच बताऊं तो। ठीक है, आप समझना, इसको मैंने अगर इस पॉइंट पे रखा तो ये इस डायरेक्शन में गिर रहा है, इस डायरेक्शन में गिर रहा है, इस डायरेक्शन में गिर रहा है। क्यों गिर रहा है भाई, आप समझना, क्योंकि अगर मैंने इसको यहां पर बैलेंस किया हुआ है, यहां पर अगर मैं इसको उंगली पे रखूं तो इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं, और एक तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर भी तो लग रहा है भाई, अगर मैं यहां पे बैलेंस करूं तो आप समझना कि यहां पे भी तो इसका मास है और यहां पे भी तो मास है, समझ रहे हो, मतलब धरती यहां से भी तो खींच रही है, तो यहां से भी फोर्स लग रहा है और यहां से भी तो फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर उंगली रखूं तो ये इसी डायरेक्शन में क्यों घूम रहा है, ये ऐसे क्लॉकवाइज, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसका जो मूवमेंट ऑफ फोर्स जो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इसको ले जाना चाहता है, जो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, वो ज्यादा हो गया। यानी नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स मेरा जीरो हो गया, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स मेरा जीरो हो गया, नेट टॉर्क जीरो हो गया, नहीं हुआ, सॉरी नहीं हुआ, तभी तो, अगर जीरो हो जाता तो बात ही क्या थी, लेकिन जीरो नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ क्यों, क्योंकि वो नेट उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, और अगर मैं इसको इस पॉइंट पे अगर रखना चाहूं तो ये इस डायरेक्शन में गिर रहा है, देखो इस पॉइंट पे रखना चाहूं तो ये इस डायरेक्शन में गिर रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिर रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिर रहा है, यानी फिर से नेट मेरा टॉर्क जीरो नहीं हुआ, फिर से नेट टॉर्क जीरो नहीं हुआ। अब एक और बात इसी भीड़ में समझ जाओ कि सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, सर एंटी क्लॉक घड़ी ऐसे चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, अच्छा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की मैं बात करूं तो इसको बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बाय कन्वेंशन हम नेगेटिव मानते हैं। दिस इज कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब ये हुआ कि आपको बताया गया, ऐसी कोई प्रूफ नहीं है कि हम हाथी को हाथी बोलते हैं। ठीक है, आपका मन हो तो आप कुत्ता बोल सकते हो, लेकिन कन्वेंशन दुनिया ने मान लिया है कि सर हाथी को हाथी ही बोलेंगे, ठीक है, कुत्ता नहीं बोल सकते। दिस इज कन्वेंशन, तो ये कन्वेंशन है, आप इसको नहीं झुटला सकते, ये बना दिया गया है नियम। ठीक है, तो समझना ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर कहां से आ रही है, यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से आ रही है। लेकिन यहीं पे अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर मैं इसको बैलेंस कर पाऊं, जहां पर इसको मैं बैलेंस कर पाऊं, भाई मैं वो उन छात्रों में से नहीं हूं जो कि फुटबॉल ऐसे घुमा देते हैं, उंगली पे नचाते हैं, वो नहीं कर पाता मैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, पोपट हो जाएगा ऑब्वियसली, एक बार ठंड से गिरेगा ना, लेकिन ठीक है आप समझ, देखो बैलेंस हो गया, देखो समझना ढंग से यार। ठीक, अगर यहीं पे अगर एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहां पे मैं इसको बैलेंस कर पाऊं, देखो बैलेंस हो गया, हाँ ये देखो बैलेंस हो गया, मान लो एक उंगली पे रखा हूं, अगर एक पॉइंट आ गया जहां पर मैं इसको बैलेंस कर पा रहा हूं, ठीक है, एक पॉइंट आ गया, एक उंगली पे भी लोग बैलेंस कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता वो चीज, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आ गया जहां पर अगर मैं बैलेंस कर दिया, क्यों ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि सर जो एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट ऑफ फोर्स था और जो क्लॉकवाइज में जो मूवमेंट ऑफ फोर्स था, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। एक इस तरीके से घुमाना चाहता था, एक उस तरीके से घुमाना चाहता था, एक ऐसे घुमाना चाहता था, एक कैसे घुमाना चाहता, दोनों कैंसिल आउट हो गए। जहां कैंसिल आउट हो गए यानी सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो गया, और उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सारा का सारा मास उसी पे अब मान लो कि एक तरीके से कंटेन हो चुका है, सारा का सारा मास उसी पॉइंट पे कंटेन हो चुका है। यहां पे जो फोर्स है, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स था, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स था कैंसिल आउट हो गया, सारा मास एक तरीके से यहीं पे पड़ा हुआ है, इसी सेंटर पे, एंड दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ढंग से एक बात याद रखना, इस पे एक सवाल आया था, मैं आपको बताता हूं कि एक सेकंड ढूंढ लेने दो मुझे भाई, मतलब वो सवाल था, अच्छा सवाल था, ठीक है, उस पे लोग नहीं बता पाते। हाँ, व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ अर्थ। अगर मैं अर्थ के सेंटर पे अगर किसी बॉडी को रख दूं तो उसका क्या वेट होगा, जीरो होगा, इसी चलते, ठीक है, वहां पर कोई नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स नहीं आ रहा भाई। ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब कई शेप होते हैं जिसके ऊपर सवाल आए हैं, उन शेप की मैं बात कर लेता हूं कि अगर कोई सर्कल है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां हुआ, ठीक है, या तो वो रिंग मान सकते हो और या तो आप एक डिस्क मान सकते हो, दोनों के लिए सेम ही जगह होगा। कोई ट्रायंगल है, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए, कोई रेक्टेंगल है, कोई रोम्बस है, ठीक है, पैरेललोग्राम कह लो, रोम्बस कह लो, ठीक है, कोई ऐसा है, ठीक है, या फिर कोई सिलेंडर है, या तो कोई रॉड है,
रॉड है, ठीक है। आप समझना, कोई भी सर्कल हो, ठीक है, रिंग हो, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास है, वो यहां पे आएगा, उसके एकदम सेंटर पे। कोई भी रेक्टेंगल है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो कहां पर आएगा सर? उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस भी लिखना होगा भाई। कोई भी, ये डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ये भी डायगोनल्स मान जाते हैं ना, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक्सिस पे, ये क्या होगा? ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ एक्सिस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ दिस। ये भी सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रॉड, ठीक है। यहां पर इसको हम बैलेंस आउट कर सकते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ने वाले हैं सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी कई लोग डर रहे होंगे क्योंकि एक लेवर टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, वो हम क्वेश्चंस करेंगे अलग से। पहले आपको कॉन्सेप्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट है ये समझ जाओ, ठीक है। आपको सर्कुलर मोशन आप समझना थोड़ा सा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, इसमें जिसको भी कई लोग कंफ्यूजन होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसकी बात हम नहीं करते, मेरे हिसाब से। यूनिफॉर्म सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में हम पढ़ते ही नहीं, आपके सिलेबस में है ही नहीं, मैं भूल गया, मैं 11th के पढ़ाने लगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? कोई चीज गोल घूम रही है। यूनिफॉर्म क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो उसको मैंने यूनिफॉर्म बोल दिया। लेकिन क्या अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है साहब? क्या मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर कोई चीज गोल घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है। और यहीं पे एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात आती है। जब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की हम बात करते हैं या फिर सिंपल यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, वहां पर जो उसका मतलब वो गाड़ी सीधी चल रही है तो उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और उसका स्पीड भी कांस्टेंट है। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि वो सीधी जा रही है, उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। बट सिंस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन अगर बदल रहा है, अगर कोई चीज गोल घूम रहा है तो इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, हर मोमेंट पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो उसकी वेलोसिटी डिफर कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है। और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज करे, अगर टाइम के साथ, अगर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर है, तो उसी को तुम एक्सेलरेशन बोलते हैं भाई। मैंने वही बताया था ना, dv by dt भाई, मैंने स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में यहीं से शुरुआत हुई थी हमारी, उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। हर बार पूछेगा क्यों? क्योंकि हर मोमेंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है, यानी वेलोसिटी बदल रहा है, और अगर वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन में माना जाएगा। और इस पे प्रीवियस ईयर में खूब सवाल आए, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब सर्कुलर मोशन की ही अगर बात कर रहे हो तो यहीं पे दो प्रकार के फोर्सेस आ जाते हैं, वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने एक धागा लिया, उसको लेके मैं ऐसे घुमा रहा हूं, इसको सीधा सीधा नहीं घुमा सकते, हाँ ये देखो ऐसे घुमा रहा हूं, ये धागा ले लिया है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। लेकिन भाई बिना फोर्स के इन्वॉल्वमेंट कोई चीज मोशन तो हो ही नहीं सकती। अगर फोर्स नहीं होगा तो मोशन भी नहीं होगा। तो दो प्रकार के फोर्स आते हैं, बहुत ढंग से समझना, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को यहाँ पे। सर अगर कोई गोल गोल चीज घूम रही है, अगर मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूं, तो आप अगर स्लोमो करके देखोगे, इस वीडियो को स्लोमो करके देखो, मैं ऐसे घुमा रहा हूं इसको, आप स्लोमो करके देखो इसे, आपको कुछ समझ, मेरे को स्लोमो करना है, आपको मेरे हाथों को देखना है कि मेरी हाथ की मोशन क्या है, स्लोमो करके देख रहे हो भाई, देख लो ध्यान से, मेरे हाथ का मोशन क्या है। आप देखोगे कि मेरा हाथ हर पॉइंट पे खींच रहा है, इस चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, देख रहे हो, खींच रहा है। यानी किसी भी चीज को अगर आपको सर्कुलर मोशन में घुमाना है, गोल गोल घुमाना है, देयर इज अ नीड ऑफ अ फोर्स, देयर इज अ फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसको गोल गोल घुमाने के लिए, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज एन एक्चुअल फोर्स, ये फोर्स है भाई, ठीक है भाई। सोलर सिस्टम में सूरज सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, तभी जाकर कुछ इसी प्रकार से अर्थ इसके अराउंड घूमता है। अगर वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो नहीं होगा तो अर्थ कभी घूम ही नहीं पाएगा। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा ना, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स,
तो कितना लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा भाई। ये जो समुद्र में जो लहरें, जो टाइड वेव्स उठती हैं, वो किस लिए उठती हैं? किस लिए उठती हैं भाई? मून ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ठीक है, मून ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और तभी जाके इतना ज्यादा ग्रेविटी से खींच रहा है कि धरती के समुद्र की लहरों को अपनी तरफ खींच रहा है, उसके चलते वेव्स उठती है, उसके चलते लहरें उठती हैं, मून के चलते इतना स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये भी सवाल पूछता है कई बार आपसे कि सर वेव्स क्यों उठ रही हैं, टाइडल वेव्स क्यों उठ रही हैं? मून के चलते, क्योंकि मून ग्रेविटी से खींच रहा है और लहरें उठ जा रही मून की तरफ। समझ रहे हो कितना मजा है भाई फ्रिज में। तो ये सेंट्रीपिटल तो समझ में आ गया। ओके कि सर ये टुवार्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है हर पॉइंट पे, ठीक है। अगर मैंने एक रस्सी को ऐसे धागे में ऐसे बांध दिया तो हर पॉइंट पे अपने तरफ खींच के रख रहा है, इस पॉइंट अपने तरफ खींच के रख रहा है, अपने तरफ खींच के रख रहा है, ताकि वो कहीं और ना चला जाए। और दिस इज द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। दिस इज द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। लिख लो, दिस इज द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। लेकिन सर मैंने तो एक और फोर्स देखा था, वो कुछ और था। अब समझना, बहुत कंफ्यूजन होता है यहां पे लोगों को, बहुत ढंग से समझना। मैंने क्या कर दिया कि मैंने एक चींटी को बैठा दिया, या फिर मैं खुद एंडमैन बन गया और मैं इसके ऊपर बैठ गया। ठीक है, जब गोल घूम रहा था मैं इस पे बैठ के अब घूम रहा हूं, और मैं चिपक गया हूं उस पे। मैं क्या हो गया हूं? चिपक गया हूं उस पे। ठीक है, एंडमैन हूं भाई, एंडमैन। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसको गोल गोल घुमाऊं और उस पे मैं बैठा हुआ हूं, या फिर आप समझो कि आप वो जो एक आप मेले में जाते होगे तो एक कुर्सी पे बैठते हो और कुर्सी गोल गोल ऐसे घूमने लगती है, तो जब भी ऐसे गोल गोल घूमते हो आप बाहर की तरफ फेंकाते हो। आपको लगता है कि अब मैं गया भाई बाहर की तरफ। वैसे ही इसके ऊपर लगेगा, अगर मैं इसको बैठा दूंगा तो हर पॉइंट पे लगेगा कि भाई अब ये बाहर चला जाएगा, अब ये बाहर चला जाएगा, अब ये बाहर फेंका जाएगा भाई। हर पॉइंट पे इसको लगेगा कि अब मैं बाहर फेंका गया, अब मैं बाहर फेंका गया। एक अंदर से वो फील करता है कि मेरे को कोई एक फोर्स खींच रहा है बाहर की तरफ। हर पॉइंट पे आप गाड़ी ऐसे घूमती है, आप बाहर की तरफ फेंकाते हो, तो वो फोर्स एक्चुअली में दिखती नहीं है। साइंटिस्ट परेशान हो गए कि भाई मैं चरखे में बैठ रहा हूं, गोल गोल घूम रहा हूं, एक फोर्स ऐसा मुझे को फील हो रहा है जो मुझे बाहर की तरफ खींच रहा है, लेकिन वो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार, कोई किसी ने ईयरफोन पहना हो उसका हालत खराब हो गया होगा। एक्सट्रीमली सॉरी भाई। तो साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गया कि भाई ये कौन सा फोर्स है, ये तो दिख ही नहीं रहा। क्योंकि आप जब रस्सी से ऐसे ले रहे हो तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, आपने इसको नाम दे दिया कि हाँ सर ये स्ट्रिंग के अंदर है तो ये टेंशन है, दिस फोर्स इज टेंशन, दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज टेंशन। लेकिन ये कौन सा फोर्स है जो कि बाहर की तरफ खींच रहा है? क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है, तो हमने इमेजिन कर लिया। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में रखने के लिए हमने इमेजिन कर लिया, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो करना होगा ना भाई, एक हवा में कोई फोर्स नहीं बना सकते। हमने इमेजिन कर लिया कि यस देयर इज ऑल्सो अ फोर्स जो कि रियल नहीं है, दिस इज नॉट रियल, जो कि सेंटर से अवे जाना चाहता है, जो कि सेंटर से अवे जाना चाहता है। ठीक है, बैलेंस आउट करना होगा। अगर हमने बैलेंस ही नहीं किया तो नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा। और आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर ओनली डिफाइंड इफ नेट फोर्स इज जीरो। सर ये तो कहीं नहीं लिखा था भाई, ये तो लिखा था ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिखा था ना भाई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, शिट ये गलती चीज बोल दी, एक्सेलरेशन जीरो भाई, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन अगर होगा, अगर एक्सेलरेशन होगा तो नेट फोर्स तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भूल गया। नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, यानी अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है उसी के लिए केवल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिफाइंड है। अब इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए, ताकि ये जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खराब ना हो जाए, हमने एक अपने आप से एक फोर्स मान लिया कि यस देयर इज अ फोर्स दैट इज नॉट रियल, दिस इज अ फिक्शियस फोर्स, जिसको मैंने सेंट्रीफ्यूगल नाम दे दिया, जिसको मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम दे दिया। क्यों दिया? ताकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड रहे, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए नेट फोर्स जीरो करना होगा। लेकिन सर अगर कोई फोर्स एक ऐसी है जो कि नीचे खींच रहा है, तो बैलेंस आउट करने के लिए देयर इज अ फोर्स जो कि उसके अपोजिट में लग रहा है, ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, ताकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड रहे। उसके लिए मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक झूठी, एक नकली, एक अनरियल फोर्स बनाने की जरूरत पड़ी। ऑलराइट, ये चीज आपको शायद समझ में आई होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ है आपकी थ्योरी सारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं कुछ सवाल आपको कराना चाहूँगा जिसमें लोगों को दिक्कत फंसती है,
चलो आ जाओ, सैंपल पेपर का सवाल है, ठीक है, ढंग से सुनना, प्रीवियस ईयर कुछ कराऊंगा क्योंकि यहां पर लोगों को न्यूमेरिकल पॉइंट में आपको दिक्कत फंसती है। इसका काम हमारा हो गया, आओ आगे बढ़ो, ढंग से देखना। सवाल है कुछ ऐसा कि यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज बैलेंस्ड एट 70 सेंटीमीटर। एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है जो कि 70 सेंटीमीटर पे इसको मैंने बैलेंस किया हुआ है बाई सस्पेंडिंग अ वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स एट 40 सेंटीमीटर मार्क। 40 सेंटीमीटर मार्क पे मैंने इस पे एक 50 ग्राम फोर्स इस पे लगाया हुआ है। जीएफ क्या होता है, ठीक है, आपको पता है, आपके जमाने में जीएफ क्या होता है, केजीएफ क्या होता है, कोलर गोल्डफील्ड, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, हर एक का अलग डेफिनेशन में है, लेकिन फिजिक्स में आप भूल जाओ। फिजिक्स में केजीएफ मतलब आपको बताया था कि जिस फोर्स से कोई चीज 1 किलो चीज को खींच रही है वही चीज हुआ, जिस फोर्स से कोई 50 ग्राम की चीज को खींच रहा है वही है भैया। मतलब इसका मास क्या हो गया 50 ग्राम, मास क्या हो गया 50 ग्राम। कोई कंफ्यूजन आगे से नहीं होगा, केजीएफ लिख दिया तो मास क्या हो गया 50 केजी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना इसमें। ऑलराइट, ठीक है भाई, एज अ टीचर आप साफ समझना, आपको अगर ऐसा लग रहा हो ना कभी कि ये मास्टर पूरा नहीं पढ़ा रहा होगा, ये मास्टर कंप्लीट नहीं कराएगा, भाई एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर ज़्यादा फिक्र रहती है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट हमारे मन में आ जाता है कि नहीं यार ये चीज़ छोड़ देते, आगे बढ़ जाते, कौन सा एग्जाम में कौन भाई ऊपर वाले देख लेंगे, भाई भगवान देख लेंगे, ये नहीं आ रहा, ये ऐसे ही टफ है भाई। लेकिन एज अ टीचर मुझे हर एक चीज़ देखनी होती है कि यार कहीं गलती से ये चीज़ आ गई तो भाई परेशान ना हो जाओ, फंस ना जाओ, ठीक है, ये चीज़ देखनी होती है भाई, ठीक है, आप ट्रस्ट करो, ठीक है। 50 ग्राम फोर्स 70 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 50 ग्राम फोर्स 40 सेंटीमीटर पे, और 200 ग्राम फोर्स एस 95 सेंटीमीटर मार्क। यहां पे कहीं 95 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहां पर मैंने 200 ग्राम फोर्स लगा दिया है। ऑलराइट, ड्रॉ अ डायग्राम, ठीक है भाई, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर रॉड। आपको 50 सेंटीमीटर पे आप मान लो सस्पेंडिंग वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 50 सेंटीमीटर पे मान लेता हूं कि यहां पे आपका वेट ऑफ मीटर रॉड है, ये भी क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको क्या करना है, मीटर रॉड का वेट निकालना है, ये आपको निकालना है। बहुत सवाल फंसता है इसके ऊपर, इसको आप ढंग से समझ जाओगे सारी चीज क्लियर हो जाएगी, बहुत आराम से समझना। इसमें एक चीज लगती है आपको, एक चीज क्वेश्चन में दे देगा कि सर ये बैलेंस्ड है, ये क्या है बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये इक्विलिब्रियम में है। मैंने जो आपको पढ़ाया है उसी हिसाब से चलना है, कोई बाहरी चीज नहीं पूछेगा। बैलेंस्ड है यानी सर इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है यानी मैंने आपको बताया था कि सर नेट जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स 0 का मतलब ये हुआ कि सर ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमवाना चाहते हैं, और ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है ये इसको क्लॉकवाइज घुमवाएगा। मैं कहूंगा कि सर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कुछ होता है, मैं कहूंगा कि सर एक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता है या फिर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है, जो कहता है कि नेट एंटी क्लॉकवाइज और नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स 0 होने चाहिए। ये आपको लिखना है। Principle of movement states that the net anti-clockwise movement of force and the net clockwise movement of force should be equals to 0। अब ये anti-clockwise और ये clockwise दोनों को मैं 0 कर दूंगा। अब रही बात कि सर पर मूवमेंट ऑफ फोर्स, अगर मैं पहले क्लॉकवाइज आसान है तो क्लॉकवाइज में आते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या बोलता है कि सर फोर्स, तो फोर्स सबसे पहले लिख दो, 200 ग्राम फोर्स है तो 200 मैंने लिख दिया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मेरा ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये समझ जाओ, यहां दिक्कत होती है, यहां गलती करते हो। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्सिस, ये जो दूरी है ये आपको लिखना है। सर ये दूरी मैं कैसे लिखूंगा, आपको साफ साफ यहां पे दिख रहा है कि सर ये दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने कैसे निकाला, क्योंकि ये चीज 0 सेंटीमीटर होगी। आपको निकालना है कि सर 95 माइनस 70, इस प्रकार से लिखना होगा भाई। आप यहां पर तो साफ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार क्या होगा कि वो डिस्टेंस भी नहीं दिया होगा, वो 95 के बदले x हो जाएगा और ये वेट दे दिया जाएगा, तब क्या करोगे, तब तरीका आपको पता होना चाहिए कि सर 95 माइनस 70, अगर इतने में से मैं इतने को घटा दूंगा तो यही तो बचेगा ना भाई, यही तो बचेगा, सिंपल, ठीक है। तो 25, ठीक है, 95 माइनस 70 इज 25। तो क्लॉकवाइज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होना चाहिए।
एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन से फोर्स हमारे आ रहे हैं सर? एंटी क्लॉकवाइज में एक ये लग रहा है, पहले इसको क्लियर करते हैं। पहला फोर्स है 50 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब मैं ये दूरी कैसे निकालूं? ये तो मुझे सीधा दिखाई दे रहा है कि सर ये 30 सेंटीमीटर, लेकिन कैसे मैंने देखा? आपको 70 में से 40 घटा दोगे, 70 में से 40 घटा दोगे तो यही तो बचेगा। तो आपको क्या करना है, 70 में से 40 घटा देना, प्लस में और एक और मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है जो कि ये है। तो एक मेरा फोर्स लग रहा है W, मल्टीप्लाइड बाय ये दूरी जो कि 70 में से 50 घटा दूंगा, 70 में से 50 घटा दूंगा तो ये मेरा बचेगा 70 माइनस 50। इसको अब सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं सही हूं ना भाई? हाँ, मेरे पास सॉल्यूशन भी नहीं है सच बताऊं तो। ठीक है, दिस इज राइट। ऑल राइट, ऐसे करते। और एक सवाल आपको कराता हूं, और एक बढ़िया सा सवाल करते, उससे आपका दिमाग एकदम शार्प हो जाएगा इसी के ऊपर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब इस चैप्टर में अगर कुछ परेशान करेगा तो ये करेगा, और इसमें कुछ परेशान होने लायक है नहीं। ठीक है, अब आपको हंसी आना चाहिए। जिसने कहा था, कोई अग्रवाल था, ठीक है, कहा था कि ये टफ लग रहा है मुझे, और इसीलिए मैंने लगा ये टफ लग रहा है ना भाई, कहना मत, ये कह दो कि हाँ ये पढ़ा दीजिए, लेकिन टफ लग रहा है नहीं भैया। अभी तो आप मिल के हंसने वाले हैं, बस 5 मिनट और, उसके बाद मिल के हंसेंगे एक साथ, और बोलना कि हंसी छूटेगी नहीं, क्योंकि अब आप PYQ करोगे, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे खुद से। ठीक है, मैंने आपको सारे करा दिए, अब कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। अब ध्यान से, यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, कैलकुलेट द मास ऑफ द रूलर। ठीक है, ठीक है, सही है ना क्वेश्चन? यस। अब ध्यान से सुनो, अब समझना कि सर रूलर का मास में कैसे निकालूं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। पहले उसी वो खुद बता देगा कि सर या तो वो बैलेंस है और या तो वो इक्विलिब्रियम में। लेट मी जस्ट सी, वीडियो चल रहा है ना? हाँ, या तो वो रूलर होगा, या तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, या तो वो बैलेंस्ड होगा। ठीक है, आप समझना कि सर या तो यहां से एक वेट गिर जाएगा, यहां से एक वेट गिर जाएगा। अगर बाई मैं आप समझना, ये दिमाग में आपको क्लिक कैसे करेगा, आपको यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाना है और फिर बोलना है कि ये वाली चीज इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 यानी 25। ठीक है, आपको पूरा लिखना है ना ग्राम फोर्स, और आपको पूरा लिखना है सेंटीमीटर, ये चीज नहीं छोड़नी है भाई। ठीक है, ये बराबर किसके होगा? मान लेता हूं कि यहां पे कहीं वेट ऑफ द रूलर है। मुझे क्या निकालना है वैसे? मुझे क्या निकालना था? द मास ऑफ द रूलर। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, मास ऑफ द रूलर मेरा यस निकलेगा। बहुत ढंग से समझना, बहुत ढंग से समझना। वेट मल्टीप्लाइड बाई, अब सर ये डिस्टेंस क्या करें? सर इस डिस्टेंस का क्या करें? अब तो पंगा फंस गया कि सर इस डिस्टेंस का क्या करें? आप समझो कि 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। अगर ये 50 ग्राम फोर्स ना होता, अगर ये 50 ग्राम फोर्स ना होता तो मैं इसको यहां पे बैलेंस करता, 50 सेंटीमीटर पे रख देता, ये अपने आप बैलेंस हो जाता। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसको 30 सेंटीमीटर पे मैं यहां पे रख रहा हूं, 30 सेंटीमीटर पे रख रहा हूं। 30 सेंटीमीटर रखूंगा तो नेट ये नीचे यहां से गिरेगा, लेकिन मैंने नीचे ना गिरे, यहां से फोर्स लगा दिया 40 ग्राम फोर्स। मतलब ये इधर ले जा रहा है तो एक और फोर्स होगा जो इसको इधर ले जाएगा, तो वो इसी पॉइंट पे तो होगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ढंग से समझना, अगर आपको ये नहीं दे रखा है कि ये दूसरा वेट कहां पे है, आपको अज्यूम कर लेना है कि सर मेन जो सेंटर जहां पे ये एक्चुअली में होना चाहिए था, जहां पर एक्चुअली में इक्विलिब्रियम में होता, वो यहीं पे होगा, यानी ये वेट यहां पर होगा। आपको अज्यूम करना होगा, इसीलिए इस सवाल को मैंने लाया। स्पेसिमेन का सवाल है, ऐसे सवाल जनरली नहीं आते जहां पर आपको ये नहीं दिया हो, लेकिन ये मैंने जानबूझ के कराया कि जस्ट इन केस अगर ऐसा सवाल आ जाए, लोड नहीं लेना है आपको। तो ये 50 सेंटीमीटर पे है, तो आपको ये 50 माइनस 30 कर दोगे तो क्या आराम से आपका आंसर आ जाएगा। 50 माइनस 30 यानी ये डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इज इट क्लियर? ठीक है, अब एक और सवाल करते हैं, ठीक है, एक आखिरी सवाल, ठीक है, एक आखिरी सवाल, थोड़ा मतलब एक दो और कर लेंगे। ये आपके स्पेसिमेन का सवाल है, आपको रिजल्टेंट टॉर्क निकालना है इसमें, ठीक है, आपको रिजल्टेंट टॉर्क निकालना है। सवाल कुछ ऐसा है कि 20 न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है आपको, 50 न्यूटन का फोर्स, भाई ये 50 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है आपको। ये एक अच्छा सवाल है, इसलिए मैं ला रहा हूं।
200 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है आपका, और आपका 80 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ऑलराइट। 30 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। इसका ये है पाइवोटेड पॉइंट। पाइवोटेड पॉइंट यानी जहाँ पे छेद किया हुआ है, जहाँ पे फिक्स किया हुआ है, या फिर दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्सेस। और आपको ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, आपका ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, आपका ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, आपका ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखा है 1 मीटर। ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपको दे रखा है 4 मीटर। ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे तो 0 हो गया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर। और आपको बोल दिया कि सर नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, नेट टॉर्क निकालो। तो मैं कहूंगा कि सर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट नहीं लगाएंगे। हम पहले निकालेंगे कि सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा है, फिर हम क्लॉकवाइज में निकालेंगे। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मिलेंगे, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव मिलेंगे। यहां पर ये यूज आ गया। अब समझना एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन आपके हिसाब से लगना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज यानी ये, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे, ये 20 न्यूटन पहला लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये 80 न्यूटन, इन दोनों को लगाएंगे। ठीक है, तो 20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। 1 मीटर प्लस में, ठीक है, प्लस में, ये नेट पॉजिटिव में रहेगा, प्लस में ये 80 न्यूटन वाला भी मल्टीप्लाइड बाई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, इतनी। ये हो गया 8 या 24 और प्लस में आपका 20, तो ये आपका 260 आ गया नेट पॉजिटिव। नेट पॉजिटिव न्यूटन मीटर लिखना जरूरी है भाई। ये आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज में। 200 न्यूटन वाला आपको लिख देना है कि सर 200 न्यूटन वाले का मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है, इसका जो टॉर्क है वो 0 होगा। क्यों सर? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। ठीक है, और फिर हमारा क्लॉकवाइज में आपका आ जाएगा 50 वाला, एक ये मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, प्लस में भाई 85 न्यूटन। तो इसको इधर आप खुद अज्यूम करो कि ये अगर इस डायरेक्शन में घूम लगेगा तो ये ऐसे घूमेगा, एंड दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। 30 न्यूटन ऐसे लगेगा तो ये ऐसे घूमेगा, दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। तो प्लस में 30 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। ठीक है, तो आपका हो गया, ठीक है, 370। अब क्लॉकवाइज है तो मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लिया, यानी नेट ये -110 न्यूटन मीटर से घूम रहा है। नेट तो -110 मीटर से घूमेगा, यानी नेट ये कैसे घूमेगा, नेट ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी नेट ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो बाहर से आप देखोगे ना, तो बाहर से आपको लगेगा कि सर ये तो 80 न्यूटन है, 80 न्यूटन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो नेट इसको एंटी क्लॉकवाइज में घूमना चाहिए। बट आपका जवाब देखो क्या आया, नेट ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। फिर कुछ मैं आपको सवाल करा देता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको, ठीक है, मैं मतलब सारी PYQs एक तरीके से खत्म हो जाए। आप समझना कि अगर एक यहाँ से डिब्बा है, ये प्रीवियस ईयर है आपका 2013 का, और ये आपकी वो है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस है। अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं, फोर्स एक्सटर्नल में इधर लगाऊं, तो कुछ देर बाद क्या होगा, आपको डायग्राम बनाना है, और फिर जो फोर्स लगेगी उसका नाम बताना है, और फिर क्या होगा। तो आपको सिंपल पता है कि सर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये दब जाएगा स्प्रिंग, और स्प्रिंग दब जाएगा तो उसके अंदर से अब एक जो फोर्स आएगी, इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, या फिर स्प्रिंग फोर्स, या फिर रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर सी बात है, और आप छोड़ोगे तो ये इधर चला जाएगा, सिंपल सी बात है यार। अब और कोई सवाल, अब और कोई सवाल, अब और कोई सवाल, बढ़िया वाले सवाल। अब और कोई सवाल है नहीं। मैंने आपको रिंग, रोम्बस, सिलेंडर और ट्रायंगल, इन सब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता दिया, और यहाँ पर जाकर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई नो ये इसमें मैंने ज़्यादा समय लिया, आई नो, ठीक है, इसमें मैंने ज़्यादा समय लिया, और साउंड वाले जो चैप्टर था पुराना वाला, उसको मैंने आधे घंटे में निपटा दिया था। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा डीप में मैं गया। ठीक है, कुछ 11th की चीज़ें मैंने छिड़काव करी ताकि आपको क्लियर हो अच्छे से। ठीक है, अब इसका रिस्पॉन्स दीजिएगा कि मुझे ऐसे डीप में पढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा डेप्थ में ले जाना है नॉलेज को, ताकि चीज़ें क्लियर हो। एट द एंड क्वेश्चंस आपके सारे बनेंगे, यही हमारा मोटिव है। ठीक है, यही हमारा मोटिव है। बट मुझे इतने विस्तार से समझाना चाहिए ताकि कुछ आपको रटना ना पड़े, या फिर मैं थोड़ा सा और स्पीड में ले जाऊँ, थोड़ा सा चीज़ें इतने डीप में ना ले जाऊँ, क्योंकि इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए, मैंने अलग से प्रीवियस ईयर भी कराए, जो कि अलग से मैं वीडियो में बना सकता था। बट फिर उससे बढ़िया आप एक ही वीडियो देखो, सब खत्म कर लो, कुछ बचे ही ना। इस वीडियो के बाद आपको कुछ नहीं बचा है, देयर इज नथिंग लेफ्ट। एक चीज़ नहीं बची है भाई, एक फॉर्मूला, एक ऐसा टॉपिक नहीं बचा जो आपने ना पढ़ा हो।
और एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा जो आप बैठो एग्जाम में और आपसे ना बने, ये लिखे थे, अगर आपने ढंग से सुना है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक और चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रिलैक्स हो जाइए, सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, आप जो जो कह रहे हो आप लिखते जाओ, मेरे दिमाग में प्रायोरिटी सेट होता जाएगा उस हिसाब से। जैसे प्रायोरिटी मेरा अभी हुआ कि भाई फोर्स बनाना है, क्योंकि किसी ने कहा टफ है, अब इसके बाद मैं वर्क के ऊपर बनाऊंगा, उसके बाद हम कुछ और सब्जेक्ट पे जाएंगे। बट आप लिखते जाओ आपको क्या क्या चाहिए, उससे मेरी प्रायोरिटी सेट होती जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।